आ जाइए, सभी आ जाइए। वीडियो सबको ऑफ रखना है। दीपक यादव, वीडियो ऑफ रखना है। हम बस 7:02-3 पे शुरू कर लेंगे। इतनी देर में जब तक सब आ रहे हैं, आप लोग फॉर्मूला लिस्ट अगर आपके पास है, आपने जो फॉर्मूला बनाए थे रजिस्टर पलट के देखो, शुरू से देखो, तो साइन टू ए का पहला फॉर्मूला लिखा होगा। उन फॉर्मूलों को जरा आप मगअप कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में तो कीमती फॉर्मूलों की है बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। माइक ऑफ रखना है आपको। हाँ जी, सेट्स कब स्टार्ट करोगे? एग्जाम में आ रहा था। तेज से बोलो। भैया सेट्स कब स्टार्ट करोगे? सेट्स किया जा सकता है इसके बाद, लेकिन आसान चैप्टर है। मैं सोच रहा था मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू कर लेते हैं। एग्जाम कब है आपका? सर एक हफ्ते बाद, अच्छा, मतलब नहीं है एग्जैक्टली 13 मई को। आप पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है सेट्स में? सर 3 वाला जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, 3 सेट्स वाला, थ्री उसके सेट्स में क्या कॉम्बिनेशन? सही वर्ड बोलो, कॉम्बिनेशन नहीं होता सेट्स में। सर मतलब यूनियन इंटरसेक्शन वाले हम हाँ 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 हाँ। तो सर उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। अच्छा, 3 सेट्स के नहीं हो पाते, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक बात है। और सर तो अगर कोई रिकॉर्डिंग होगी आपके पास तो सब वो यूट्यूब पे डाल दो, उससे पढ़ लूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। थैंक यू। बस 3 सेट वालों में प्रॉब्लम आ रही है। यस सर, उसी में ही आ रही है। उसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, देखो इतनी देर बच्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे ऐड करता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में वो मेथड नहीं है, एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला डिपेंडेंट जाता है वो। एक लास्ट एग्जाम्पल है 3 सेट का, 38 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में। उसमें ना वो एग्जाम फॉर्मूला देता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चों एक बच्चों से वैसे ही बात कर रहा हूँ, एक बच्चा कोई और टॉपिक कर रहा है उसके लिए। तो 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला है, वो उसी से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, जबकि हम ना इसे वेन डायग्राम से करते हैं। आप एक बार ही सुनना, थोड़ा सा 1 मिनट लगाता हूँ मैं। मान लो ये 3 प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ए लाइकर, प्रोडक्ट बी लाइकर, प्रोडक्ट सी लाइकर, ठीक है। निश्चय भैया ध्यान देना, बाकी किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ निश्चय के लिए भी बात चल रही है। उसने बोला प्रोडक्ट ए लाइकर 50% है, प्रोडक्ट ए लाइकर 50% है। तो प्रोडक्ट ए देखो, ये पूरा प्रोडक्ट ए है, तो आप एक इक्वेशन बनाते हो, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल 50। फिर उसने बोला प्रोडक्ट बी लाइकर 60% है, प्रोडक्ट बी लाइकर देखो ये पूरा बी सी ई एफ का टोटल 60 है।
फिर उसने बोला प्रोडक्ट सी लाइकर 70 है, तो डी एफ जी का सम 70 है। 3 इक्वेशन आ गई। अच्छा वेरिएबल तो यहाँ 7 है, तो इक्वेशन 7 बने तो हम कुछ भी कर पाएंगे, जो मर्जी पूछता हो। ठीक है, 3 लाइन नॉर्मल क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं। पहली 3 लाइन है तो वो ये देता है प्रोडक्ट ए लाइकर, प्रोडक्ट बी लाइकर, प्रोडक्ट सी लाइकर। ठीक है भैया, फिर वो नेक्स्ट लाइन कहता है प्रोडक्ट ए एंड बी लाइकर, ए एंड बी लाइकर। और निश्चय भैया आपको एंड का मतलब बहुत अच्छे से मालूम है, इंटरसेक्शन है। तो ए एंड बी का मतलब हुआ यहाँ पर ए और बी में जो कॉमन है। जब ए और बी की बात करें तो सी को मत देख लेना, जो ए और बी में कॉमन है, यानी बी प्लस ई, यानी ए एंड बी में बी प्लस ई। अब जो भी नंबर दिया हो ए और बी का कॉमन, वो आप लिख लेते हो, एक इक्वेशन और आ जाती है। फिर वो बोलता है ए एंड सी 10 है, 5 है, कुछ हेलो बी प्लस ई बन जाती है। हेलो। एक मिनट भैया, मैंने म्यूट करा पहले। डी प्लस ई, ए एंड सी, उसने कोई 10 दे दिया तो डी प्लस ई 10 है। फिर उसने बी एंड सी 5 दे दिया तो ई प्लस एफ 5 है। ये 6 इक्वेशन बन गई। फिर लास्ट में बोलता है ऑल द थ्री, ऑल द थ्री मतलब जो तीनों में कॉमन है, दैट इज ई। ठीक है, तो वो ई हो गया। जो बेसिक क्वेश्चन शुरू के क्वेश्चन करोगे ना, आपको कहीं से भी करो आप, पहले ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे जैसे 7 इक्वेशन बनी, सबसे लास्ट में ऑल द थ्री ई मिला, वो ई पुट करके 6 के 6 वेरिएबल बचे, 6 वेरिएबल भी आ जाएंगे आपके पास। फिर जो पूछ रहा होगा वो मेरे ख्याल से आप जैसा दिमाग रखते हो आप आराम से कर लोगे। फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको वेन डायग्राम से सोचना है। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम आ सकती है, आप बेटर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम निकाल के पूछ सकते हो। एक बार ही ट्राई करना है वेन डायग्राम से, ऐसे सोचना थोड़ा। ठीक है, अभी मैं टॉपिक अपना शुरू कर लूं आज का। बच्चे बस आ ही रहे हैं अभी। अच्छा, जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास लेंगे, अगर अभी तक हैं वो बच्चे तो हैंड रेज करें जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास लेनी है। अभी तक मेरे साथ कोई क्लास नहीं ली है, आज कोई फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं। इशिका है। ओके, एक दो कोई है। ठीक है, आज की क्लास बच्चे जो भी फर्स्ट क्लास ले रहा है उसे अच्छी समझ में फर्स्ट क्लास नहीं आएगी, क्योंकि आज ट्रिग्नोमेट्री में आज लास्ट क्लास फिलहाल के लिए ले रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आज मेरा लास्ट क्लास जा रहा है। ठीक है भैया, और बाकी बच्चे जो कर चुके हैं वो भी सुन लेना, ये सिर्फ एनसीईआरटी के लिए लास्ट क्लास जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ है। मैं कुछ चैप्टर 3-4 चैप्टर पूरे करने के बाद वापस लौट के एक्स्ट्रा पे आऊंगा इसके। ठीक है भैया, हाँ एनसीईआरटी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। और एनसीईआरटी में अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारा स्कूल में आता है, वो एग्जाम्पल में कुछ बचे हुए हैं जो मैं करा रहा हूँ, जो बिल्कुल अलग टाइप के से क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्लास वाले हैं उन्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ आज की क्लास सुन लीजिए ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम कल की क्लास से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वहां से आप सबको इक्वली समझ में आ जाएगा, चाहे कोई बाद में आया हो चाहे शुरू से ज्वाइन कर रखा हो जिसने। ठीक है, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया और उनकी कोई क्लासेस छूट गई, जैसे एक पूरा चैप्टर छूट गया आपका, तो उसकी भी ऑप्शन आपकी बन जाएगी कि चैप्टर आप कैसे करेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। अभी के लिए मैं आज की क्लास पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने मतलब एग्जाम्पल तो यहाँ पर काफी सारे हैं, 29 एग्जाम्पल हैं, उसमें से 5-6 एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ जो अलग भी है और सारा टीचर पूछता भी वही है। जैसे कि अब उसने बोला 10/8 की वैल्यू निकालो। एक बात सारे बच्चे ध्यान से देखो, देखिए साइन कॉस 10 कॉस 6 सेक कॉट, हाँ एंगल इनका थीटा लिख देते हैं सबका। इन सब की आपको 0, 30, 45, 60, 90 की टेबल तो याद थी 10th क्लास में, वो एक पुरानी बात है। फिर कह दूं नए बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम लगभग 1 महीना 10 दिन हो गए इसे करते करते, एनसीईआरटी में भी इतना टाइम हो गया। ठीक है जी, उनको क्लियर होगा, लेकिन उन्हें दोबारा से सारा मेरे साथ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बच्चे सुनो जिनके लिए काम की बात चल रही है, कि हमें ये साइन 0 से साइन 90 और ऐसे कॉस 0 से कॉस 90 सभी ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल तो 10th में याद थी। इसके अलावा हमने ये सीखा जो नंबर 30 के मल्टीप्लाई होता है या 45 से मल्टीप्लाई होता है, वो हम क्वाड्रेंट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो बच्चे के दिमाग में अब ये क्वेश्चन होता है जब ट्रिग्नोमेट्री बस इस लेवल तक की उसको आ गई, तो सर 11th में बस यही रहेगा ना, कि एक पुरानी टेबल याद है या 30-45 का मल्टीपल वो क्वाड्रेंट फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूले बनाने सीखे उससे वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ और तो नहीं पूछ लेगा ना वो। तो ये गलत है भैया, वो कुछ और भी पूछ लेगा। इवन अभी एनसीईआरटी में ही पूछ लिया और एक्स्ट्रा में इसके अलावा भी कुछ पूछ लेगा। यूजुअली मैं लाइन एंड लेंथ थोड़ी डिसाइड करूं कि किस हद तक आपका टीचर क्या पूछ सकता है, तो वो ध्यान देना। एक बार ये सोचो, ये एग्जांपल 27 है एनसीईआरटी का,
अभी करना मत, अभी थोड़ी इधर उधर की बातें पहले कर लेते हैं। 10 पाई बाय 8 की वैल्यू जैसे मुझे निकालनी है, तो मैं थोड़ा सा पहली बारी कर रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहली बारी है, तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हो, यार ये है क्या जिसकी वैल्यू निकालनी है। रेडियन है ना, उतना अच्छा दिख नहीं रहा, तो आप एक बारी रेडियन को डिग्री बना लो। सबको पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो पाई रेडियन बोले तो 180 डिग्री, आप 180 डिग्री डाल लो, डिग्री में थोड़ा क्लियर होगा ये क्या है। 4 की टेबल से कट हो रहा है, 445 से 180, 4 टू द 8, यानी एक्चुअली ये 1045/2 है। तो वो आपसे 1045/2 की वैल्यू पूछ रहा है। 10 पाई बाय 8 पूछ रहा है ना, 10 पाई बाय 8 का मतलब डिग्री में देखा तो 1045/2 डिग्री है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी कहां से आएगी? ध्यान देना, ये 45 का मल्टीपल नहीं है, कंप्लीट मल्टीपल नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ये। ठीक है भैया, तो ये हमारे क्वाड्रेंट फॉर्मूलों से भी नहीं होने जा रहा। तो कैसे निकालेंगे? तो आप पहले तो ये याद करो, कैसे निकालेंगे बाद में सुन लेना। 1045/2 आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसे तो बहुत कुछ बन सकता है। क्या सब कुछ पूछ लेगा क्या आपका टीचर? मैं एक साइड बॉक्स में लिख दूं, जब मैं एक्स्ट्रा शुरू करूंगा जब, तो ये हमारे टीचर बहुत पूछ लेते हैं, वो ध्यान देना। साइन 45/2, कॉस 45/2, 1045/2, साइन, जैसे किसी का भी साइन 45, कॉस 45, 1045 पता, उनका हाफ एंगल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है भैया, ऐसे ही जैसे आपको साइन 30 कॉस 60 तो पता है ना, साइन 30 कॉस 30, 60 नहीं 30, तो साइन 30, 30 का हाफ क्या हो जाता है 15, कॉस कॉस 30 का हाफ कॉस 15, टेन 30 का हाफ 10 15, ये सब पूछा जा सकता है। अच्छा, जब आप निकाल लोगे साइन 30/2 मतलब ये 15 हो गया। मैं यहाँ कुछ समझा नहीं रहा है कैसे होंगे, मैं तो अभी एक लाइन लेंथ बता रहा हूँ कि कहाँ तक आपका टीचर जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल बात है, किसी भी स्कूल में पूछी जा सकती है, चाहे वो कराए चाहे ना कराए, ये हमें सीखनी होगी बाद में। फिर साइन 15 का हाफ कर लो, साइन 15/2, कॉस 15/2, 10 15/2, 7.5 डिग्री हो गया ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और एक फैमिली तो ये हो गई, ये सब एक ही फैमिली है। इसको मैं कराऊंगा तो आपको अगर 2-4 क्वेश्चन में करा दूं, आपको ये फैमिली समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम फिर क्लियर कर दूं, आज हम इस फैमिली को क्लियर नहीं करने जा रहे, आज हम बस एक क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है जी, लेकिन ये एक फैमिली है। फिर अगली बात समझो, इसके बाद की बातें कर लेते हैं कि साइन 18, कॉस 18, 18 के सारे मल्टीपल पकड़ लो, 18 टू 36, कॉस 36। ठीक है भैया, फिर उसके बाद 18 का डबल 36 होता है, ट्रिपल 54 हो जाता है, 4 टाइम्स 72 हो जाता है, साइन 72 कॉस 72। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये मत समझना है बहुत सारी चीजें हैं, बस साइन 18 निकालना आ गया, सब उसी पे टिके हुए हैं, इसके बाद के उसी से निकलाते हैं। ठीक है, साइन 18 की एक बेटर, एक अच्छी सी प्रूविंग है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये भी पार्ट ऑफ सिलेबस ही है मेरा लगभग 11th में। ये नॉर्मल सब स्कूलों में, इवन गवर्नमेंट स्कूल तक में ये पूछा जाता है, बहुत सारे अच्छे स्कूलों के टीचर कराते भी हैं। ठीक है भैया, तो एक माइंड मेकअप करना हो कि क्या आता है इस फैमिली से, जिसका एक क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में है, तो वो ये एक फैमिली है। ठीक है जी, अब आप ध्यान दो, मैं पहले ये क्वेश्चन निपटा दूं। कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास ले रहा है तो उसे आज क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं वो आज नहीं समझ पाएंगे। अबे ठीक है जी, हाँ मैंने माइक, अब माइक म्यूट करिए, सब माइक म्यूट करिए, किसी को माइक अनम्यूट नहीं करना है, सब माइक म्यूट कीजिए। नहीं, मुझे करने पड़ेंगे अपने पास से ही, चलिए मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि माइक अनम्यूट की जब मैं पावर आपके हाथ में देता हूँ ना, तो बीच में कुछ 2-4 बच्चे जरूरत नहीं होती तब भी उसे अनम्यूट करते हैं, और पीछे से बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल अच्छा नहीं आता, तो सबको अनकंफर्ट होता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है हमारी सीटिंग में, आप सब बच्चों को समझना होगा अगर आप 1-2 क्लास में सेटल्ड हो, क्योंकि माइक अगर आपके पास पावर रहेगी अनम्यूटेड और म्यूट करने की, तो जब जब आपका क्वेश्चन होगा आप बोल पाओगे, और मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है भैया, लेकिन मुझे वो पावर बार बार आपसे लेनी पड़ती है, क्योंकि आप फिर पीछे से नॉइस आता रहता है तो सही नहीं रहता वो। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान दो, ऐसी जगह बैठो जहाँ शोर ना हो। ठीक है, फिर जब हम जैसे ही पावर आपको ट्रांसफर करते हैं, सबके माइक म्यूट रहने चाहिए। जब कोई क्वेश्चन बने तब उसको फटाक से अनम्यूट किया, क्वेश्चन बोला और वापस म्यूट कर दिया, उसी वक्त कर दिया, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना, नॉर्मली 4 बच्चे भी अनम्यूट कर देना अपना माइक, तो वो सबके कान में वो अजीब अजीब 4 का मिक्सचर जो जाएगा ना, वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, तो 2 बातें हैं, या तो आप ऐसा कर पाए, मान लो ये कंफर्टेबल रहा हम सबके लिए, तो मैं पावर आपके पास शिफ्ट कर दिया करूंगा, नहीं तो फिर मैं म्यूट करके ही चलूंगा।
ठीक है भैया। हाँ, लेकिन इतना एक्सप्लेन करके बोलूंगा चीजों को कि किसी की प्रॉब्लम रहे ना। ठीक है, दोनों तरीकों से चल के देखेंगे जैसे बेटर रहेगा। अब आप सुनते रहना। 10 पाई/8 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 10 पाई/8 रेडियन को डिग्री बना दिया, 1045/2 निकालना। बच्चा बोल रहा है सर कैसे निकालेंगे 1045/2? भाई आप अपनी बात छोड़ो, मुझे भी दिक्कत है, मैं भी समस्या में हूँ, ये 1045/2 कैसे निकालें? तो मैंने कहा छोड़ भैया, मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक बात पता है, 1045/2 नहीं हो रहा। मुझे और आपको सबको एक बात पता है, 1045 1 होता है। इतना तो सिंपल है ना। बस इसी को यूज करके हम 1045/2 निकालने जा रहे हैं। इसी को यूज करके 1045/2 निकालेंगे। ध्यान से सुनते रहना आप सारे। बच्चा बोलेगा इसको यूज करके आप 1045/2 कैसे निकाल सकते हैं? पहले एक काम करो आप, ये है तो 1045 और निकालना 1045/2 हो, तो ये इक्वेशन 1045/2 वाली होनी चाहिए। बच्चा बोलेगा सर कैसे बनाओगे 45/2 वाली? आप इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब देखो यहाँ 45/2 भी दिख रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भाई 45/2 बनाना है, 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन आप सारे मुझे टोक देते, सर आप अपने मन से एंगल को 2 से डिवाइड थोड़ी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने एडजस्टमेंट भी लिख दी, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, मीनिंग वही रह गया। चाहो तो 2 से 2 काट दो, 1045/1, बात तो वही है। ठीक है भैया, लेकिन कहीं ना कहीं दिखने में 45/2 आ गया। आप बोलोगे दिख ही रहा है 45/2, कोई बच्चा कह देगा 2 से 2 तो कट ही रहा है ना, बात तो वही है ना। नहीं, अब 1045/2 अब हम बना सकते हैं। आप चेक करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था 10/2 का, 2 10a/1 - 10 स्क्वायर है। पहले ये फॉर्मूला देखना करता क्या है। ये फॉर्मूला देखो, 10 के साथ कोई भी एंगल, ए एंगल का डबल है या 2a, 10 2a एंगल के डबल को ए में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो 2a एंगल को ए कर देता है, मतलब डबल एंगल को आधा कर देता है, ऐसे समझो आप। तो देखो यहाँ ये जो एंगल है डबल ऑफ 45/2 है। जैसे ही आप ये 10 2a का फॉर्मूला यहाँ दोगे ना, ये फॉर्मूला लगाते ही ये 2 इंटू 45/2 की जगह 45/2 बन जाएगा हर जगह। मतलब 1045/2 की एक इक्वेशन मिल जाएगी। और ये पुराना रूल है बच्चों, इक्वेशन अगर x की है तो हम x निकाल सकते हैं, 1045/2 की है तो हम 1045 निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर 10 2a का फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10 2 इंटू a का मतलब यहाँ 45/2 बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो 10 2a का हम यहाँ फॉर्मूला डाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने डाला, 210a का मतलब 45/2 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर, a का मतलब अगेन 45/2, ये इक्वल 1 है। ठीक है जी। ये मेरे पास एक इक्वेशन सेट हो गई, आप ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, 10 2a का जैसे ये फॉर्मूला डाला है, 210/1 - 10 स्क्वायर, फिर देख लो एक ही मीनिंग है, 45/2 थी तो फॉर्मूले में एक ही जगह 45/2 डाल दिया। एक और चीज आज सबको समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, देख लो, ध्यान से चेक कर लो ये क्या है। मैं 3 4 शब्द बोल रहा हूँ, उनमें से एक ऑप्शन अपने माइंड में भर लेना। मैं बोल रहा हूँ ये लीनियर इक्वेशन है, या ये ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या चेक करो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिग्री 2 इसमें कहीं ना कहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक नेचर है इसकी, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री से बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप ऐसे समझो, मान लो हम ऐसी एक इक्वेशन दे दें आपको सॉल्व करने को, आप मिडल टर्म स्प्लिट करके के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कर दोगे, तो भैया ये भी ऐसी इक्वेशन ही है। बस वो x की जगह 1045/2 लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री से बनी क्वाड्रेटिक है। शिफ्ट करो, अरेंज करो, पहले स्क्वायर वाला नंबर लिखो, फिर पावर 1 वाला नंबर लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब शिफ्ट कर दो अकॉर्डिंग टू डिग्री, टर्म को सबको अरेंज कर दो। फैक्टर बनते हो तो फैक्टर बना दो, नहीं तो फॉर्मूले से सॉल्व कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा। करना मत, करना मत, अभी सुनना है आपको, ध्यान से सुनते रहना। हाँ जी, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ, 2 10 45/2 इज इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 - 10 स्क्वायर 45/2। जैसे आप लोगों की पुरानी प्रैक्टिस होती है, क्वाड्रेटिक आपको दिखे आप फटाफट सॉल्व कर देते हो, है क्वाड्रेटिक, लेकिन कई बच्चे ऐसे क्वाड्रेटिक देख नहीं पा रहे। ठीक है भैया, तो आप क्वाड्रेटिक दिखे और आपको आसान लगे, इसलिए आप यहाँ 1045/2 को कुछ मान लो, आपको वो 10th जैसा ही दिख जाएगा। ठीक है भैया, देखो 1045/2 को x मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास, इसके बाद नीचे, चलिए साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। 1045/2 की जगह मैंने x ले लिया, 2x इक्वल 1 - 1045/2 x और उसका स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक है। अभी अरेंज करके सॉल्व कर दूंगा, इसमें आगे हैं कुछ बातें समझने के लिए, पहले आप यहाँ तक कर लीजिए सभी। जिनका यहाँ तक हो जाए हैंड रेज कर देना ताकि मैं आगे बढ़ाऊँ, फटाफट से सोच के करना है यहाँ तक। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अभी ये एंड देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, चैप्टर मजेदार है, आप पूरा करके चलो तो अगली क्लास से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वहां से आपको सब समझ में आएगा, आप कर पाएंगे।
ठीक है, ये चैप्टर जो आपका छूट रहा है ये पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रखेंगे हम, सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल रखेंगे। ठीक है भैया, तो जिन बच्चों का छूट रहा है वो यूट्यूब के चैनल पे जाके पहले एपिसोड से लेके रोज एक एक एपिसोड बस करो आप, आपका 10 दिन में ये चैप्टर, 15 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। एक एक घंटे की क्लास रोज अटेंड करते जाना, अपने आप 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। और जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनके पास यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं है तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दे देना, मैं आपके पास लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। जिनका होता जाता है हैंड रेज करते जाओ, हम आगे बढ़े। अच्छा, जो बच्चे कर चुके हैं आप में से सोच लो, मैं माइक ऑन नहीं करूंगा आप लोगों के, आप ऐसे सोच लो कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में कुछ मालूम है क्या? नए शब्द है वैसे, 10 तक बिल्कुल नहीं पढ़े हमने। दीपक यादव, आप टाइम से आया कीजिए, आप लेट आए हैं, कोशिश कीजिए टाइम से आइए, अभी ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ पाएगा। जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ाओ बच्चों, मैं लास्ट क्लास भी बोल रहा था 10th जैसा स्पीड 11th-12th में नहीं चलेगा, 3 से 4 टाइम स्पीड बढ़ना चाहिए, अभी तो डबल भी नहीं हो रहा। जिनका हो गया क्वाड्रेटिक अरेंज करो, फैक्टर इसके साइन पे नहीं बन रहे हैं, कभी जबरदस्ती फैक्टर बना दो, साइन पे गलत फैक्टर है इसके। तो फॉर्मूला डी मेथड आपका जो होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड एबीसी लिख के उससे एक्स का आंसर आएगा। वो आप करना चाह रहे हैं तो वहां तक तो कर लो, लेकिन उसके बाद एंड इसका खास है, वो आप में से मेरे को नहीं लगता किसी को भी मालूम होगा। हाँ जी, स्टार्टिंग पार्ट हटा देते हैं और क्वाड्रेटिक अरेंज करके पहले आंसर निकाल देता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक अरेंज कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट लाया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x पहले से यहाँ था, 1 को लेफ्ट लिया है, -1 इक्वल है 0, अरेंज क्वाड्रेटिक। ये पूरी क्वाड्रेटिक मेरे पास यहाँ अरेंज हो गई। ठीक है, अब देखो पहले गलत क्या है वो सुन लेना, जल्दबाजी में वो घटिया गलती मत कर देना। आप क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग किसने सिखानी है आपको? सबको आती है। बच्चे ने करा 1 1 1, अब इतना तो लिखते भी नहीं, आप माइंड में ही कर लेते हो, 1 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके 2 आ रहा है। भाई साइन पर नहीं ठीक बैठेंगे, ऐड करके 2 लाने के लिए +1 +1 साइन देना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके इसे +1 बैठ रहा है जबकि यह -1 है। ये तो जब आप छोटे बच्चे होते थे तब सीखते थे, अब कहाँ फैक्टर नहीं बन रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। A1 है, B2 है, C-1 है। ठीक है, डी निकाल लो, डी का फॉर्मूला B² - 4AC है। 2 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1, सी का मतलब -1 है, 4 + 4 D8 आ गया। D8 आ गया, अब आगे आंसर निकाल लेते हैं। सबको याद है क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला से आंसर निकालना हो तो फॉर्मूला था -b ±√d/2a। माइनस बी का मतलब यहाँ 2 है, +√d का मतलब 8 है अपॉन 2 इंटू ए का मतलब 1 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 प्लस माइनस 8 आप सभी जानते हो, फैक्टर कर लोगे 222 आ जाएगा, उसमें एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा। 2 ऊपर से कॉमन आ पा रहा है, अंदर -1 ±√2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे बच जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। ये हमारे पास x आया। किसी ने आपसे x पूछा नहीं है, ये ध्यान देना, वो तो आपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 1045/2 को इधर x मान लिया था। तो आप वापस वो x का मतलब क्या आया, आप ध्यान देना, आप ध्यान देना सारे बच्चे। x का मतलब मेरे पास -1 ±√2 आया है, और मैंने 1045/2 को x माना था, तो ध्यान से देखना, यहाँ x की जगह में 1045/2 लिख सकता हूँ, जिसके दो आंसर आए हैं, एक है -1 +√2 या एक आंसर है -1 -√2। अब 1 मिनट सारे बच्चे रुक जाओ, कोई करना मत, बहुत एक जबरदस्त और नया कंसेप्ट आ रहा है, आपको तकलीफ लगेगी अगर आप लिखते रह गए, आप समझ नहीं पाओगे, रोक के सुनना, अब एंड है इसका। जैसे होता था ना, कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, एक्स के दो आंसर आए, लेकिन 10th में बड़े छोटे तरह के क्वेश्चन होते थे, किसी चीज की काउंटिंग पूछ रहा है वो आपसे, काउंटिंग माइनस में नहीं होती, नंबर ऑफ पेन पूछ रहा है, वो पेन कितने हैं, आपने एक्स मान लिया, क्वाड्रेटिक बना दी, माइनस में आ गया, एक आंसर प्लस में आ गया, पेन माइनस में नहीं होते, आप सीधा रिजेक्ट कर देते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री है भैया, 1045/2, दो दो आंसर आए हुए हैं आपके। ठीक है भैया, जो आंसर आए उन्हें हम रेंज कहते हैं, आंसर को रेंज कहा जाता है कि किसी भी चीज के आंसर क्या हो सकते हैं। 1045 के आंसर क्या हो सकते हैं, या तो ये, या तो ये, आंसर तो दो आए, दोनों थोड़ी ठीक होंगे। 45/2 किसी एक खास क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में हम सबने सीखा हुआ है, उस क्वाड्रेंट में 10 या तो प्लस का ही होगा या माइनस का ही होगा, तो अकॉर्डिंगली इसमें से एक आंसर ऑप्ट करना पड़ेगा, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना।
तो सबको पता है 45/2 का मतलब देखो 22.5, 22.5 डिग्री बन रहा है, 22.5 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच में 22.5 डिग्री होता होगा। ठीक है, ध्यान से सोचते रहो। यही आएगा ना 22.5 डिग्री, यहाँ सब रेशियो प्लस की होती है, इसलिए 1045/2 का इन दोनों में से वही आंसर वैलिड है जो प्लस का है। अब आप कहोगे प्लस का कौन सा है, तो यार ये तो छोटी बात है आप लोगों के लिए। √2 की वैल्यू तो आप सबको पता है 1.414, एक आइडिया तो है ही ना। तो देख लो √2 की वैल्यू 1.414 है, बड़ा नंबर प्लस का है, तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये दोनों माइनस के ऐड होके साइन माइनस का आना था, ये माइनस का, और 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 माइनस का नहीं हो सकता, यानी ये वाला आंसर तो आप करो रिजेक्ट, और फाइनल आंसर लिखो 1045/2 का -1 + √2, या इसे पलट के लिखना हो तो √2 - 1। ठीक है, फिर लास्ट में एक छोटा सा मूवमेंट आया था 10 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री निकाल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस वाला आंसर आपको पिक करना है, माइनस वाला इसलिए रिजेक्ट करना है। किसी चीज के आंसर, एक छोटा सा शब्द यहाँ सुन लेना, किसी भी फंक्शन के जो आंसर हो सकते हैं उसे हम रेंज कहते हैं, जो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बाद में एक पूरा चैप्टर है इसका जिसमें बड़ी डेप्थ में जाके बातें सीखी जाएंगी। ठीक, अभी आप इसे कर लीजिए, सभी कर लीजिए, जिसका पूरा हो जाता है वो हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, पहले से ही करके बैठे हैं आप, बहुत बढ़िया। अच्छे वाले एग्जाम्पल ही पिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हटाओ, अब 45 का तो हो गया, बाकी भी जल्दी से कर लो। बस बस 1 मिनट में रब कर रहा हूँ, जो बचे हुए हैं 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सिलेक्टेड एग्जाम्पल कर रहे हैं, जो कुछ एनसीईआरटी में जो टाइप एक्सरसाइज के दौरान नहीं आ पाया कहीं, वो वाले टाइप ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 26, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके स्कूल्स में बहुत आएंगे जब एग्जाम होंगे। एग्जाम्पल 26, ठीक है जी, सुन लेना ध्यान से। cos 2x, देखो आप जब 10th में मेरे साथ पढ़ते थे, आप सारे बच्चे याद करो, मैं 10th में एनसीईआरटी कराते हुए एग्जाम्पल नहीं लेता था बच्चों। एक्सरसाइज एनसीईआरटी पूरी हो गई तो हम उसके बाद आगे बढ़ते थे, एग्जाम्पल कभी नहीं कराए। 11th में करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, जो करा रहा हूँ वो तो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना सारे बच्चे। ठीक है भैया, अब इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लाना है हमें। तो ये कैसे आएगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है cos 2x इंटू कॉस एक्स बाय 2। एक्चुअली ना यहाँ फॉर्मूला एक वो वाला यूज हो रहा है जिसकी अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं है। मैंने प्रूफ भी किए थे, मैंने लिखवाए भी थे ये फॉर्मूले, लेकिन ये यूज ही नहीं हुए एक भी क्वेश्चन में अब तक। एक भी क्वेश्चन में अब तक हमने यूज नहीं किए हैं, अब यूज करने पड़े तो हमें करने पड़े। ये प्रोडक्ट फॉर्मूला थे बच्चों, 4 फॉर्मूले थे, मैं अब सारे नहीं लिख रहा हूँ। वो प्रोडक्ट फॉर्मूला जो जरूरत है वो लिख रहा हूँ। 2 cos A cos B का फॉर्मूला याद करो, 2 cos A cos B का, और वैसे याद आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, एक भी मैं फिर याद दिला दूं, चाहे हमने प्रूफ कर लिया, वो उस दिन की क्लास थी यार, यूज तो होता 2-4 बारी, याद रहता। एक बार भी यूज नहीं हुआ, पहले एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूँ आज। ठीक है, अच्छा, एक 6 नंबर का पूरा टॉपिक होता है, उसमें ये बहुत यूज होता है, वो अलग से तैयार कराना पड़ेगा अभी बाद में आपको। ठीक है, अभी तो आप इसी पे ध्यान दो।
सर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट लानी है, कैसे लाते? अरे बच्चे आप प्लस माइनस माइनस कहे में है, ये दोनों ग्रुप आपके पास, बीच में माइनस है, आप माइनस नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के एंगल अलग अलग हो रखे हैं। तो आप चाहो तो देखो ये एक फॉर्मूला तो लगा सकते हो 2 cos A cos B का। तो बच्चा बोलेगा cos A cos B तो मैं रीड कर लूं इसे, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं सर। तो 2 होता तो मैं 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देता यहाँ पर और शायद ये सिंपल हो जाता और शायद राइट आ जाती। तो 2 नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ठीक इस स्टेप में गलती करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। आपको गलती पकड़ना होगा, बताना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं है इस वक्त, ठीक है? वैसे भी आप बोल नहीं सकते हो, म्यूट किया हुआ है अभी हमने आपको, ठीक है भैया? खैर मैं कह रहा हूँ मैं गलती करने जा रहा हूँ, मेरे को 2 चाहिए, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस आप माइंड में ही पकड़ लो गलती क्या है, ठीक है भैया? भाई 2 से पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सबको। तो अगर आपका ध्यान है, ये एक इक्वेशन नहीं है, ध्यान देना। ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है जिसमें आप राइट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेफ्ट भी कर रहे हो, या लेफ्ट कर रहे हो तो राइट भी कर रहे हो। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, आप लेफ्ट हैंड साइड का डबल कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड का डबल कर रहे हो, फालतू डबल किया है, इसलिए आपका क्वेश्चन सही रहा है, मीनिंग सही रहा है, आपको साथ की साथ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहले तो ये ध्यान देना, ठीक है? ये हाफ एज इट इज। यहाँ पर अब मैं 2 cos A cos B का फॉर्मूला दे सकता हूँ। इस पर आप 2 cos A cos B का फॉर्मूला दे दो, देखो ये वाला फॉर्मूला। और मैं फिर कह रहा हूँ मैं करा दूंगा, समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम ये नहीं है। टाइम गैप पे आप ये प्रोडक्ट फॉर्मूले भूल जाते हो क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कम चलती है, कम क्वेश्चन होते हैं इसके, तो आपका क्वेश्चन खराब होता है। तो ये फॉर्मूले 4 प्रूफ हुए थे, ये चारों फॉर्मूले इसके साथ के याद करने पड़ेंगे आपको। 2 cos A cos B का फॉर्मूला cos, ध्यान दो, a प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स बाई टू, प्लस cos a माइनस बी यानी 2x माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे फॉर्मूले याद है, उनको लगता है उनकी एक ठीक तैयारी है, वो आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा लेना, रुकना मत। ठीक है, बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले लेना, नहीं तो साइन एरर कर दोगे आप। इधर 2 cos A cos B का फॉर्मूला डालूंगा मैं, तो ये आ जाएगा cos A प्लस बी cos 3x प्लस 9x बाई टू, प्लस cos A माइनस बी यानी 3x माइनस 9x बाई टू। ठीक है भैया, ये यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है, कुछ कुछ सिंप्लीफाई कर पाए हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा अभी हमें कि राइट हैंड साइड हमारी आ गई या आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया नहीं आया हमें। और आगे बढ़ाते हैं जो कर सकते हैं, पहले यहाँ तक कर लो फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से करिए। बस अभी निकल जाएगा, सिंपल है आगे। मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो फिजिकल क्लास चल रही हो, आप भी बोल दोगे, सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया देना होता है, आप पूरा बता देते हो। एक मिनट, शुरू के 2-3 स्टेप तो हो गए होंगे, 1 मिनट होल्ड करना, पूरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। 1 मिनट होल्ड करना सारे बच्चे, ठीक है? बस इतने भी मैं कोशिश करता हूँ कंप्लीट हो, ध्यान से देखना। ठीक है जी, अब ध्यान दो, सभी रोको, 1 मिनट चेक कर लो। हाफ, या हाफ एज इट इज, इधर देखो ये एलसीएम एंगल ऐड हो रहा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम डायरेक्ट ले लेना बच्चों। अब ये 2 टू द 4x प्लस एक्स 5x बाई टू हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा cos 5x बाई टू। ठीक है, प्लस cos, इसको एलसीएम ले लो, 2 टू द 4x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 3x बाई टू। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट माइनस पे खोल रहे हो तो ये साइन चेंज होंगे, ध्यान देना, तो माइनस cos, ये आपका 3 टू द 6x प्लस 9x आ जाएगा 15x बाई टू। माइनस पे ब्रैकेट खोल रहे हो, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये cos, इधर एलसीएम माइंड में कर रहे हो, थोड़ा ध्यान देना है, गलती करता हूँ पकड़ो जरा। ऐसी ऐसी गलतियां तो मैं हमेशा ही करता हूँ और आप हमेशा पकड़ भी देते हो। ठीक है, बस यही जरूरी है आप लोगों के लिए। एलसीएम 6x माइनस 9x 3x बाई टू लिख दूं, 3x बाई टू। तो आप सारे टोक रहे हो, नहीं सर आप ऐसी गलती थोड़ी कर सकते हो, अब तो हम बड़े भी हो गए। 6x माइनस 9x माइनस 3x बाई टू है, कितने भी बड़े हो जाओ, माइनस की गलती कोई भी करता है, ध्यान रखकर चलना चाहिए। ठीक है भैया, खैर आगे, हाफ इंटू, अब चेक करना है इसे, ध्यान से देखो जरा, कहीं कोई सिंप्लीफिकेशन, कहीं कुछ हो पा रहा हो तो देखो cos 5x बाई टू। बस यहाँ क्या है, एक जगह एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल माइनस में है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास में, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, चैप्टर आसान है, आपको लास्ट क्लास में समझ में नहीं आएगा ये आज।
शुरू से करोगे तब पता लगेगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बोल दूं, आपको जरूर याद होगा कॉस का थीटा का माइनस, पहली दूसरी क्लास में ही हमने समझ लिया था, कॉस और थेक का थीटा का माइनस छूट जाता है, वजह के साथ बताया गया था आपको। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से माइनस आपका छूट जाएगा, बाकी सब हमने कॉपी कर लिया भाई, बाकी सब कॉपी। वैसे तो मैं जल्दी निपटा देता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले रहा हूँ मैं ऑनलाइन में। ठीक है भैया, कि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि आपका फेस एक्सप्रेशन तो दिख नहीं रहा ना, नहीं तो बैच में तो हम बच्चों के हिसाब से देख देख के उस हिसाब से स्पीड एडजस्ट करते रहते हैं। इस वक्त थोड़ा सा धीरे ही चल रहा है ताकि हर कोई समझ पाए। कॉस ऑफ माइनस थीटा में माइनस छूट जाता है फॉर्मूले से, ये कॉस 3x/2 आ गया। ठीक है, आप ध्यान दो, ये cos 3x/2 से cos 3x/2 कट गया, ये क्लियर है। अब कुछ भी आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड आई नहीं है बच्चों अभी। राइट हैंड साइड मेरे पास sin 5x इंटू साइन 5x/2 थी, तो अभी मुझे इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो मैं यहाँ साइड नोट पे लिख देता हूँ, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, वो मैंने यहाँ यूज कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, अब हाफ इंटू, बच्चा बोल रहा है सर आप क्या करोगे आप। ठीक है भैया, एक सेकेंड बस, लेट मत आया करो बच्चों आप, लेट मत आया करो, टाइम से आ जाया करो, क्योंकि क्वेश्चन छूट गया आप समझ में, ये वाला तो नहीं आएगा। ठीक है जी, टाइम से आ जाया कीजिए। खैर cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, सर क्या करोगे आप। अरे भैया यहाँ cos माइनस हो रहा है, सीडी फॉर्मूले लगा सकते हो आप, यहाँ सीडी फॉर्मूला दे देते हैं। चेक करो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला हम यहाँ दे देते हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दे रहा हूँ, देखो -2 साइन c प्लस d/2। एक एक एरर करने जा रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करो सारे बच्चे। ये वाली एरर समझनी थी जो मैं कई बार बोल रहा था, लेकिन नंबर ऐसे नहीं थे जो समझ में आती। मैं एक एरर करूंगा, जरा ढंग से देख के पकड़ना जरा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ यहाँ पे -2 साइन c प्लस d/2। देखो c प्लस d/2 करना है, ध्यान देना। c मेरा 5x/2 है, d मेरा 15x/2 है। c प्लस d करूंगा, देखो डिनोमिनेटर तो 2 है ही है, एलसीएम आ जाएगा, और c प्लस डी 5x प्लस 15x 20x आ जाएगा। ये हो गया c प्लस d/2। चेक कर लो। ठीक है, गलती दिख गई है तो बस सोच लो, बताने जैसा कुछ नहीं है। गलती दिख गई है तो सोच लो, जिसको दिख गई है हैंड रेज कर लो, बाकी हैंड डाउन कर लो। अच्छा, इतने सारों को दिख गई है, चलिए जी, आप अच्छा दिमाग रखते हैं। मैं क्या कह रहा था आपको, पहले जितना मैंने क्वेश्चन कराया, मैंने कहा था c प्लस d/2, ये सी डी फॉर्मूले जब लगते हैं ना, डिवाइड का 2 तब छूट जाता है जब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 चल रहा हो। बहुत बच्चों से छूटता है ये। तो देखो अभी तो ये सी और डी का मतलब हमने ऐड ही किया है, अभी फॉर्मूले का डिवाइड का 2 तो लिखा ही नहीं है। तो बोलने जैसा नहीं है बच्चे, कोई भी 11th स्टैंडर्ड का बच्चा समझता है फॉर्मूले का पार्ट है डालना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी सी डी के मीनिंग में डिवाइड में 2 चल रहा हो, तब ये छूट जाता है, हम ये सीखना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, खैर फिर ध्यान देना, साइन c माइनस d/2, देखो c माइनस d करोगे 5x माइनस 15x/2, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, -10x/2। c माइनस डी, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का आएगा ये टर्म, -10x/2। अभी c माइनस डी हुआ है, डिवाइड का 2 मत भूल जाना। ठीक है जी, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, बस ये हो गया, बस ये हो गया, या चेक कर रहे हो तो यही कर लो। 4 5 20 ये कट हुआ, 2 5 10 ये कट हुआ। ठीक है जी, ये स्टेप आपका हो गया होगा, एक और हटा लेते हैं यहाँ से। अब ध्यान दो, ध्यान दो, खत्म है क्वेश्चन। हाफ इंटू हाफ, बीच में कोई साइन नहीं, इंटू होगा -2 साइन 5x साइन 5x, ये 4 5 20 कट चुका था, साइन साइन माइनस थीटा, ये फॉर्मूला भी याद करो, देखो फिर साइन नोट पे लिख रहा हूँ। साइन माइनस थीटा याद होगा, कॉस और सेक की थीटा की माइनस छूटती है, बाकी सबकी थीटा की माइनस बाहर आती है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आएगा, और सारी टर्म मल्टीप्लाइंग है ये, तो माइनस सबसे बाहर जाते हुए इस माइनस को प्लस कर देगा। ये क्लियर है, दोबारा फोकस बना लो, साइन माइनस थीटा में थीटा का माइनस बाहर आता है, मल्टीप्लाइंग टर्म है, ये थीटा का माइनस जब मैं बाहर लाऊंगा, बाहर वाले इस माइनस को प्लस कर जाएगा, ये बच गया आपका साइन 5x/2। इधर ये 2 से ये 2 कट हो गया, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, मैच हो गया। ठीक है जी, कर लीजिए। जिन जिन का हो गया सिर्फ उन्हें हैंड रेज करने हैं, बाकी हैंड डाउन करिए। बहुत बढ़िया, आप में से बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जल्दी से, या मेरे से पहले ही शायद कर रख चुके होते हैं आप,
या जल्दी से कर लेते हैं। 37 स्टूडेंट का हो चुका है। जिनका होता जाता है एंड्रेस करो। अच्छा, जो कर चुके हैं, अगर एनसीईआरटी है आपके पास तो आप एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 लो। मिसलेनियस में मैंने कहा था 11th में एनसीईआरटी के मिसलेनियस के एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल इसके बाद बचेगा, बाकी सारे मैंने करा दिए हैं। एग्जाम्पल 25 सेम टाइप कोई हमने एनसीईआरटी में नहीं किया एक्सरसाइज में, अब एग्जाम्पल में मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 25 शुरू कर लें आप इतनी देर में, जिनका ये हो चुका है चेक कर लो उसे। रब करने जा रहा हूँ बच्चों, स्पीड बढ़ाइए। हाँ जी, छूट जाए तो देखिए, आपको परेशान होने की नहीं होना है, स्पीड बढ़ानी है। 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे तभी बात बनेगी जिनकी स्पीड कम है। ठीक है जी, कर लोगे, समझ लिया आपने। स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं यहाँ टाइम देता रहूंगा और स्कूल में क्वेश्चन छूट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, खैर एग्जाम्पल 25 को फोकस करो। साइन एक्स हमारे पास है 3/5, कॉस वाई है मेरे पास -12/13। एक्स और वाई वो कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये ध्यान से समझना। कुछ बच्चे अभी एडमिट हो रहे हैं, पहले ले लेते हैं इस बच्चे को रूम में। हाँ ध्रुव खंडेलवाल भाई, टाइम से आया कीजिए आप, अब तो ये पूरी क्लास खत्म होने को है। आप में से जो बच्चे काफी लेट आए हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम है आपको, तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए कि आपके लिए कोई, भाई या तो आप आज ही लेट हुए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कोई और प्रॉब्लम है आपको तो मेरे से व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, देखते हैं फिर उसका क्या एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, जो लेट आए हैं। खैर, साइन एक्स है मेरे पास 3/5, एग्जाम्पल 25 शुरू किया हमने, कॉस वाई -12/13। वो ये मुझे कह रहा है एक्स और वाई जो एंगल है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। एक्स बिलोंग कर रहा है, ये साइन बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, वाई बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। और अब वो मेरे को कह रहा है साइन एक्स प्लस वाई बता दो। ठीक है तो नॉर्मल सी क्वेश्चन, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अगर आपको साइन एक्स प्लस वाई निकालना है, साइन एक्स प्लस वाई, तो आप चेक करो, आपके पास एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, हमने वो फॉर्मूला यहाँ डाल दिया। ठीक है भैया, और ये अभी आंसर आ जाएगा, ये आंसर अभी आ जाएगा आपको। साइन एक्स पता है, देखो वो आप फिट कर दो 3/5, कॉस वाई अभी नहीं पता, चलिए कॉस वाई भी पता है, सॉरी, कॉस वाई -12/13 वो भी फिट कर दो। लेकिन कॉस एक्स नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। साइन वाई नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा, या डालते ही आंसर आ जाएगा। छोटी सी बात है भैया, मैं पहले वर्किंग बोल दूं ताकि आप शुरू कर पाओ। सर कॉस एक्स साइन वाई कैसे निकालेंगे? ठीक है, साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल कॉस एक्स है, कॉस वाई का कॉम्प्लीमेंट एंगल साइन वाई है। ठीक है, एक्स एंगल वाली एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है 10th में कितना पढ़ा है, ए एंगल वाली साइन पता है, तो कॉस से tan ये सब निकाल सकते हो और अभी भी निकाल सकते हो। साइन एक्स पता है, कॉस एक्स निकालने कैसे निकलेगा, एक रफ स्टाइल देख लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे।
स्ट्रेंथ वाला कंसेप्ट मत यूज करना, बस वो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो साइडें आ गई, पाइथागोरस से तीसरी कर ली, फिर उसमें कॉस निकाल लिया, वो यूज मत करना, वो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब साइडें माइनस में हो नहीं सकती हैं और यहाँ एंगल माइनस में भी है। तो खैर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 9/25, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। एक मिनट सुन लेना, यहाँ प्लस माइनस का एक छोटा सा पंगा है। कॉस निकालना है, डायरेक्ट देख लेना बच्चों, छोटी छोटी बातें 11th मैथ्स में नहीं लिखी जा सकती। ये माइनस की टर्म राइट गई, प्लस ये 1 माइनस 9/25 एलसीएम माइंड में ले जाना, 16/25। ठीक है भैया, और फिर ध्यान दीजिएगा, ऊपर ही देख लो। तो ये आपके पास, हाँ जी, ये आपके पास cos x इज इक्वल आ गया, स्क्वायर दूसरी तरफ रूट 16 का रूट 4, 25 का 5, और मत भूलना स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट जाता है तो बाहर प्लस माइनस आता है। ठीक है भैया, प्लस माइनस 4/5, cos x के भी दो आंसर आ गए, लेकिन आप दो कैसे डालोगे? आपको पता है एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ये एक ही साइन रखती है, या तो प्लस या माइनस, तो आपको ढूंढना पड़ेगा cos x प्लस का या माइनस का। तो सर इतना मुश्किल थोड़ी, अब तो पूरा चैप्टर हो गया, कोई भी बोल देगा एक सेकंड क्वाड्रेंट में, माइंड में ही चेक कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x प्लस का होता है, ये cos है, ये माइनस का होना चाहिए, यानी cos x माइनस 4/5 है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x प्लस का होता है, cos माइनस का होगा माइनस 4/5, तो वो तो आप माइनस 4/5 पिक कर लो, यहाँ प्लग कर दो। ठीक है, और ऐसे ही अब आपको साइन वाई चाहिए, cos वाई से साइन वाई आ जाएगा, जो करना चाह रहे हैं कर लो, बस स्क्वायरिंग कर लो cos स्क्वायर वाई, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखो, शिफ्ट करो, साइन वाई आएगा। साइन वाई के दो आंसर आएंगे, वाई सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन cos x प्लस का होता है, तो साइन प्लस का ही ले लेना, वो फिट कर देना, और बस कैलकुलेशन कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, जो मेरे से पहले कर चुके हो वो हैंड रेज कर लें, स्क्वायरिंग बेस बोथ साइड। ठीक है, बाकी बच्चे कर लें, हो जाएगा आपसे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, cos स्क्वायर वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल है 144/169। ठीक है भैया, अब साइन स्क्वायर वाई राइट ले गए, ये एलसीएम हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये एलसीएम आप डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो रफ नोट कर लेना। 25/16 169, स्क्वायर इधर गया, रूट हो जाएगा। ठीक है जी, रूट हो जाएगा, और साइन वाई के दो आंसर आ जाएंगे, 25 का रूट 5, 169 का 13, बार प्लस माइनस, वजह आपने 10th में सबने सीखी हुई है, क्वाड्रेटिक है, डबल आंसर आते ही हैं इसके। ठीक है जी, तो साइन वाई प्लस माइनस 5/13 हो गया, वो आप साइन वाई की जगह भी वैल्यू पुट कर दो। अब कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी, ये 3 की -12 से मल्टीप्लाई -36/65, ये माइनस माइनस प्लस 5 4 20/65, एलसीएम ले लेना -16/65। ठीक है भैया, एक साइन एरर मैंने करी है यहाँ, और कहाँ करी है, ओके, एक साइन एरर हुई है भैया, चेक कर लेना, मैंने एंड में बोला बोला लेकिन करा नहीं, सब चेक कर लेना। y सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो साइन मेरे को y 5/13 लेना पड़ेगा, या रीजन भी डालेंगे हम, y सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये मैंने माइनस का लिया, ये ठीक कर दूं मैं, प्लस का है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे -20/65 आएगा, और ये एलसीएम लेके -56/65 आएगा आंसर। करिए फटाफट से, जिनका होता जाता है हैंड रेज करते जाइए, जो कर चुके हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, बस एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से जो कराने के लिए था वो यहाँ पूरा हो गया है। एग्जाम्पल में कोई 29 एग्जाम्पल थे, जो थोड़े से अच्छे थे वो मैंने करा दिए, बाकी आप कर पाओगे और प्रॉब्लम पूछोगे। पहले सब सुन लो करते करते, कि आपको नेक्स्ट क्लास चलो कल है, परसों तक टाइम देते हैं, परसों तक ये 29 एग्जाम्पल पूरे रखने हैं, इनकी प्रॉब्लम निकालनी है, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, मेरे को पता है एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं वो फंसने हैं। ठीक है भैया, कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी निकालोगे जब पूछोगे तब लूंगा। ठीक है, और अब मैं आपको और एक दो एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ, अभी जो टाइम बचा है आज का, तो ध्यान से सुनते रहना। ये रब होने जा रहा है, जल्दी पूरा कीजिए। मैं बीच में एक शब्द बोल रहा था बच्चों, डोमेन और रेंज, बताया नहीं मैंने कुछ उसके बारे में, मैंने रेंज बोला, बस किसी फंक्शन का जो आंसर हो सकता है उसे रेंज कहते हैं। ठीक है भैया, बस यही बात आगे थोड़ी सी डिस्कस करनी है, बहुत ज़्यादा यूज होगी वैसे तो आगे 11th 12th में। ठीक है, ध्यान से सुनना अभी इसे।
अच्छा, एक और, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं एक और प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, आपने जज नहीं करा होगा क्यों आ रही है। सुनना, आप लोग कभी-कभी क्लास ले रहे होते हो ना, तो बीच में से आप लीव कर जाते हो, अपने आप ही आपको पता ही नहीं लगता आप क्लास से बाहर होते हो, रूम से। ठीक है? फिर आप थोड़ी देर बाद दोबारा एडमिट होते हो, तो मेरा ध्यान जाता है बच्चा बाहर है, मेरे को दोबारा एडमिट करना होता है फिर उसे, और आपका इतनी देर में टॉपिक छूट जाता है। इसका मतलब ये है आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नेटवर्क सही नहीं है, कंसिस्टेंट नेटवर्क नहीं आ रहा आपका। तो अपने घर में चेक कर लो किस रूम में नेटवर्क सिग्नल अच्छे हैं, वहां बैठ के क्लास लिया कीजिए, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। किसी का रह गया है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो रब हो रहा है, बाकी सब हैंड डाउन कर लो। जिनका हो गया हैंड डाउन कर लो, बस जो बचे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। ये बचे हुए को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भैया। हाँ, एक हल्का सा लगना चाहिए इस वक्त जब आप इतना धीरे कर रहे हो ना, अपने आप को ही लगा लो। एक हल्का सा लगना चाहिए तभी स्पीड बढ़ती है, ऐसे काम होता नहीं है। इतना धीरे कर रहे हो, बताओ आप 11वीं क्लास के बच्चे हो। ये जो हैंड रेज किया है यही घुमा के ले जाओ अपने गाल पे, काम बन जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना, सारे रोक दो, क्योंकि कुछ अच्छा है, कुछ बेटर है, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब सोचना, मिलेगा नहीं लेकिन सोचना अपने हिसाब से। मैंने कहा साइन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें साइन एक्स लिखो, ये एंगल है ना, एक्स को एक्स बोलो, थीटा बोलो, कुछ भी बोलो, है तो ये एक एंगल। चलो साइन थीटा बोल लेता हूँ, साइन थीटा। मैंने बोला जब मैं इसमें थीटा की जगह अलग अलग एंगल डाल सकता हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 1 लाख डिग्री, कुछ भी डाल सकता हूँ। और -30 डिग्री एंगल माइनस में, -1 लाख डिग्री, कुछ भी डाल सकता हूँ। और इसके आंसर आते रहेंगे, इस साइन थीटा के बहुत सारे आंसर आते रहेंगे। पहले एक शब्द का मतलब सुनो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। किसी फंक्शन के, साइन थीटा एक फंक्शन है जो कि सुनने में आपको लगता है यार ये तो पता है, फंक्शन कोई छोटी बात नहीं है भैया। किसी चीज को ये समझने के लिए कि वो फंक्शन होती है, अगर ढंग से समझना है तो इसी में 20 से 30 घंटे और कई सारे चैप्टर निपट जाएंगे आपके। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर 11th का सेट्स है, दूसरा रिलेशन फंक्शन है, फिर 12th का रिलेशन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये बड़ी गेम है, लेकिन चलिए अभी तो काम चलने दीजिए। कोई फंक्शन में, कोई फंक्शन में जो उसके आंसर आ सकते हैं, जो उसके आंसर आ सकते हैं, जो जो आंसर आ सकते हैं, उन आंसर को हम रेंज कहते हैं। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा इसे बेटर करना, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी फंक्शन के जो जो आंसर हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आंसर्स को रेंज कहते हैं। थोड़ा और बेटर करें भाई, मैथ्स में आप किसी भी चीज का आंसर तभी मानते हैं जब वो नंबरों से डिफाइंड हो रहा हो। भाई नंबर लाइन पर आप सब जानते हो, पहले नंबर लाइन पर ध्यान लगाना। नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जीरो है, निश्चय भैया ध्यान से सुनना, ये आपके काम की बात है। 0.5 है, -0.5 है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर हैं, रैशनल इरेशनल सब है, ये सब बच्चों की नॉलेज है सर। नंबर लाइन पे हर तरह का नंबर होता है, और इन सारे नंबरों को मिला के, ये तो 10th में ही हमने पढ़ लिया था, रियल नंबर होते हैं। तो भैया किसी, मैं कह रहा हूँ साइन थीटा के जो आंसर है उन्हें हम रेंज बोलेंगे। और मैथ्स में तो हम नॉर्मली तो आंसर हमेशा नंबर से ही मानते हैं ना, कि साइन का आंसर, मान लो साइन का आंसर हाफ आ गया तो सर आंसर आ गया, ऐसे ही होता है ना। ठीक है भैया, तो और एक बात करूं, कि किसी भी फंक्शन के आंसर रियल नंबर में से जो आंसर आ सकते हो, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर में से जो जो आंसर आ सकते हो, ठीक है भैया, उसे उस फंक्शन की रेंज कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान देना। अब इसको ज्यादा टेक्निकल मत होने दो, अब इसको एक सिंपल वर्ड से समझो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में जो आंसर आ सकते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, अभी डोमेन की बात नहीं कर रहा, रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज तक ही फोकस करना, डोमेन अभी नहीं सीखना है हमने शब्द। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री में, मेरा आपसे क्वेश्चन है, साइन थीटा की रेंज बता सकते हो, आंसर कहां से कहां तक आ सकते हैं? पढ़ा नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ाया, और बिना पढ़े अपने आप से पता होना नहीं चाहिए। साइन के आंसर कहां से कहां तक आ सकते हैं, एक रफ आइडिया लेना। मैं आज इसका ग्राफ नहीं सिखाऊंगा, ये अलग क्लास होती है एक पूरी।
ठीक है भैया, किसी भी फंक्शन के आंसर कहां से कहां तक आ सकते हैं उसके लिए उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ का दिमाग मत लगाना कैसे बना, लेकिन जब मैं साइन का ग्राफ बनाता हूं कोई मत सोचना कैसे बना, ये आज की क्लास का काम नहीं है, कभी बाद में होगा। ठीक है, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान देना। ये 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, ये 540 डिग्री है ऐसे। तो आपको क्या समझना है, सब बच्चे बहुत ध्यान से फोकस करना। हम ये कह रहे हैं y इक्वल साइन एक्स, इसके जो जो आंसर हो सकते हैं, साइन एक्स का जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसे हम रेंज बोलेंगे। तो साइन की आंसर कहां से कहां तक आ सकती है, तो इसकी ग्राफ तो ऐसे पीछे चलती रहती है, ऐसे आगे चलती रहती है। आंसर किसे कहते हैं, ध्यान से देखो, सब बच्चे फोकस करना, इसे छोटा मत मानना। ये बात क्लियर हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई आज की क्लास की, कीमत वसूल है आज की क्लास की आपकी। मैं कह रहा हूं साइन एक्स का जो आंसर है, साइन को सॉल्व करके जो आएगा उसे मैंने देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, वाई। साइन एक्स से जो आएगा वो वाई है, यानी वाई का मतलब आंसर है या रेंज है। अब आप देखो, अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो ग्राफ पर आप हर पॉइंट, इतने सारे पॉइंट है, ये सब पॉइंट ग्राफ पर है, इन सब पॉइंट को आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, एक रफ बात कर लो, एक आइडिया में, सिर्फ आइडिया में रफ आइडिया लेना। आप इस पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करो, इस पॉइंट की एक्सपोजिशन 0 और 180 डिग्री के बीच में, लगभग मान लो, ऐसे रफ मान लो 90 डिग्री होगा। वाई पोजीशन परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक 1 के सामने आएगा, वाई पोजीशन 1 है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसकी रेंज क्या। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता इसकी रेंज क्या, आपको ग्राफ ना बनाना सीखना है ना, अभी कुछ नहीं करना है। लेकिन मान लो मैंने आपको कहा बेटा इसका ग्राफ ऐसे होता है, तो इस ग्राफ पर इस फंक्शन में जो x है, हर पॉइंट की जो x पोजीशन हो सकती है वो भी दिख रही है, और हर पॉइंट की y पोजीशन भी दिख रही है। हर पॉइंट को आप पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ लो, इस पॉइंट की x पोजीशन है, ये y पोजीशन है, पढ़ सकते हो ना। हम कह रहे हैं y आंसर कहां से कहां तक हो सकते हैं। तो देखो, ये पॉइंट ग्राफ पर, ये ग्राफ जो है, ये जो पूरा कर्व चल रहा है साइन एक्स का ग्राफ, ये मैक्सिमम इस हाइट तक जा रहा है। ये सारी हाइट ध्यान देना सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये मैक्सिमम इस हाइट तक जा रहा है। ये जितने पॉइंट है, इन सब पॉइंट की जब वाई पोजीशन देखोगे ना, तो मैक्सिमम इस ग्राफ की, इस पॉइंट की ये वाई पोजीशन या 1 है, ध्यान देना, इसकी वाई पोजीशन 1 हो सकती है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाता है ग्राफ, बार बार ऐसे घूमता रहता है। और मिनिमम इस पॉइंट की वाई पोजीशन -1 होती है, यानी इसके आंसर मतलब वाई, वाई ज्यादा से ज्यादा, वाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 हो सकता है, और कम से कम यहाँ -1 हो सकता है, और इसके आंसर ही इसकी रेंज है। यानी साइन एक्स की जो रेंज है या जो आंसर है, -1 से 1 तक हो सकते हैं, -1 से 1 तक हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इतना बोलना चाह रहा था, अब ध्यान से सुनते रहना। अभी इसे बहुत फाइनल नहीं करना है कि मान लो मैं, मेरे को तो पक्का आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक रफ आइडिया ले रहे हो, ये कई बारी चीजें बोली जाती हैं, अलग अलग तरीकों से कराई जाती है, तब आती है जब, अगर हम हर बच्चे की बात कर रहे हैं। एक थोड़ा रफ आइडिया दिया है मैंने यहाँ सिर्फ आपको। ठीक है, अभी आप सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स। इन सब की रेंज, रेंज मतलब इन सब के आंसर कहां से कहां तक हो सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए। अब या तो मैं वो सारे ग्राफ बनाऊं आपको, और ग्राफ से फिर समझाऊं, जिनमें फिर बार बार क्वेश्चन भी आएंगे, उनके भी जवाब करेंगे, और काफी टाइम लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन आज जल्दी से बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन से कॉट 6 फंक्शन है, सबके आंसर कहां से कहां तक होना होते हैं, ये जल्दी सीखने का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक नंबर लाइन से, मतलब एक याद करने का तरीका है, वो नंबर लाइन से निकलता है, ध्यान देना। देखिए, -1 से 1 तक, बहुत ध्यान से देखना। अब साइन और कॉस की जो रेंज होती है, साइन और कॉस के जो आंसर आएंगे, दोनों के इकट्ठे ही लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये -1 से 1 तक होते हैं। अभी एक चीज और ध्यान देनी है, जो आप में से किसी को नहीं पता, एक दो बच्चों को छोड़ के। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना जरा, मैं कह रहा हूँ साइन और कॉस के जो आंसर है वो -1 से 1 तक आ सकते हैं, उससे पीछे कभी नहीं आएंगे, उससे आगे कभी नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो साइन और कॉस के आंसर यानी रेंज -1 से 1 तक होती है। बच्चा बोल रहा है ठीक है, -1 से 1 तक साइन कॉस का आंसर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पीछे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। क्या कॉर्नर -1 और 1 आ सकता है क्या? देखो, मैंने एक कॉर्नर पे ना ऐसे सर्कल बना के डार्क किया ऐसे, इस डार्क सर्कल का मतलब होता है ये भी आंसर आ सकते हैं। और अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे लिखता, खाली सर्कल, ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये होता है कॉर्नर आंसर नहीं आ सकते, बस बीच वाले आंसर आ सकते हैं, लेकिन अभी ये डार्क है। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन और कॉस का आंसर -1 से 1 तक आ सकता है। अच्छा, ये ब्रैकेट की भी मतलब होती है,
ये ब्रैकेट भी यहाँ ध्यान देना मतलब होता है, इस ब्रैकेट को हम 11th में क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, और इस ब्रैकेट को हम 11th में, ढंग से नोट्स बनाना, ये छोटे वाली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट ये वाली, ठीक है, इस ब्रैकेट को हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अभी नोट बनाना, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? मान लो ये कोई साइन के आंसर -1 से 1 तक हो सकते हैं, हमने लिख दिया -1 से 1 तक हो सकते हैं, ऐसे मैं रफ लिखता तो एक आइडिया आता, इंटरवल नोटेशन कहते हैं हम इसे, कि इसके आंसर -1 से 1 तक हो सकते हैं। कॉर्नर है कि नहीं है सर? कॉर्नर भी है, तो कॉर्नर है इंक्लूड कराना है तो क्लोज ब्रैकेट डलता है, -1 भी है। अच्छा, क्या +1 भी है? बिल्कुल है, क्लोज ब्रैकेट डलता है, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है। लेकिन मान लो ये कोई ऐसी चीज होती जिसमें आंसर -1 हो सकता था साइन कॉस का, -1 से बड़ा हो सकता था, लेकिन 1 नहीं हो सकता। -1 से लेकर 1 से छोटे तक जाएगा, 1 नहीं होगा, 1 को इंक्लूड नहीं कराना, खाली सर्कल, तो मैं 1 की साइड पे ना ये ओपन ब्रैकेट डाल देता, और इसे हम ऐसे रीड करते, लेफ्ट लेफ्ट क्लोज -1 टू 1 ओपन, ऐसे रीड करते, ठीक है। लेफ्ट पर क्लोज है यानी -1 आंसर है, -1 से 1 तक सारे आंसर है, लेकिन 1 राइट पर ओपन ब्रैकेट है, यानी 1 राइट वाला आंसर नहीं लेना, उसे हमें छोड़ना है, ठीक है भैया। इसका मतलब ये हो जाता है, क्लोज और ओपन का मतलब क्लियर होना चाहिए। मैं इसे अभी एक अलग तरीके से लिख दूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ओपन क्लोज भी बता देंगे अभी आपको और ढंग से। पहले आप रेंज याद करने का जुगाड़ सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए, कि साइन और कॉस की जो रेंज है -1 से 1 तक होती है, ये क्लियर है। सेक और कॉसेक ध्यान से देखना, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक बच्चों, बोथ साइड, बोथ साइड तो नहीं, एक साइड पे क्लोज है, इनफाइनाइट को आप कभी पकड़ नहीं सकते, इनफाइनाइट को आप कभी पकड़ नहीं सकते, वो चलता रहेगा। सेक और कॉसेक की रेंज, ये पिक्चर बनाना आपको, ये टेबल याद नहीं करना है, तो बस नोट्स बना लो, इससे काम नहीं चलता हमारा, ये पिक्चर माइंड में ध्यान रखनी है। सेक और कॉसेक की जो रेंज है, ध्यान देना, माइनस के आंसर, सेक और कॉसेक के आंसर माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है भैया। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सब है, सब लेना है, माइनस इनफाइनाइट से -1, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, बाद में काम आएगी, आज टाइम बचा था उसे थोड़ा सा यूज करना चाह रहे हैं बस। सेक और कॉसेक के जो आंसर हैं, जो मर्जी एंगल डाल लो यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये 1 पर क्लोज ब्रैकेट है, 1 -1 भी आंसर हो सकता है, +1 भी हो सकता है, ठीक है। बच्चा बोलेगा इनफाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं डाला? इनफाइनाइट को पकड़ के दिखा दो, इंक्लूड करा के दिखा दो, आप माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाओ, -1 से कम करते जाओ, और माइनस इन्फिनिटी को पकड़ के दिखा दो। इनफाइनाइट कभी नहीं आता बच्चों, इसलिए उसको आप पकड़ नहीं सकते, इंक्लूड नहीं करा सकते। इनफाइनाइट माइनस का हो या प्लस का, उस पर ओपन ब्रैकेट डालना ही पड़ता है, ये भी ध्यान देना। टेन और कॉट, आखिरी बात आ गई, टेन और कॉट, टेन और कॉट की आंसर ध्यान देना, टेन और कॉट की आंसर कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो टेन और कॉट की रेंज लिखनी हो तो या तो ऐसे लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी आंसर इसका हो सकता है, या ऐसे लिख दो ऑल रियल हो सकता है, ऑल रियल हो सकता है। मतलब ये जो नंबर लाइन पे ना ऐसा पिक्चर बना लो तो वो याद रहती है, 2-4 बारी एनसीईआरटी में बना लेना, ठीक है, अच्छी जगह बना लेना, 2-4 बारी देख लोगे अपने आप याद हो जाएगा कि साइन कॉस के आंसर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, साइन कॉस के आंसर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सेक कॉसेक के आंसर कहाँ से कहाँ तक है, टेन कॉट के आंसर कहाँ से कहाँ तक है, ये लिख लो आप। इसका क्या यूज होगा बात बाद में करेंगे, ठीक है जी। अभी नोट्स कर लीजिए इसे, नोट बना लीजिए अभी सभी। जिनका नोट आ जाए हो जाए तो हैंड रेज कर लीजिएगा। बहुत काम की बात है ये, आराम से नहीं बच्चे तैयार करते। ध्यान देना, आप में से कुछ 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो कंपटीशन का मैथ्स तैयार कर रहे होंगे, उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं इस बात का नॉलेज होता है। बाकी बच्चे मतलब सीबीएसई में अपने स्कूल में टॉपर होंगे, उन्हें पता नहीं होता, और फिर कहीं ना कहीं वही टॉपर भी फंस जाते हैं, सीबीएसई मैथ्स में ही फंस जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात आज पहली बार ही सुनी है, थोड़ी कोशिश करना, इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। नंबर लाइन से ये याद हो जाएगा आपको, ये पिक्चर अपने आप माइंड में याद हो जाएगी अगर आप ठीक ध्यान दोगे तो।
अच्छा आप जरा जरूरी बातें सुन लो, आज की क्लास कंप्लीट है लेकिन जरूरी बातें, ठीक है। पहला जरूरी पॉइंट ये है कि क्लास हमारी ऑफिशियली 10th में, फिर हम 9 10th में रेगुलर ले लेते थे, ये ऑल्टरनेट क्लास ही होती है 11 12th में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब नेक्स्ट क्लास परसों है, नेक्स्ट क्लास कल ही है और आपको कल आना है, लेकिन यहाँ जहाँ तक कोशिश हो पाएगी मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा, और कभी कभी जब रेगुलर नहीं ले पाएंगे तो ऑल्टरनेट तो बिल्कुल चलेगी चलेगी। वहाँ आपको प्री मैसेज मिल जाएगा, चाहे फिजिकल की बात हो चाहे आप ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, वो प्री मैसेज मिल जाया करेगा, उस दिन हम क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हर पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया करूंगा नेक्स्ट क्लास कल है। दूसरा, कल नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेट में आए हैं, इस चैप्टर को लेट ज्वाइन किया, उन्हें अभी तक अगर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक। आज तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कोई बच्चे और आपके फ्रेंड्स वगैरह कहते हो ज्वाइन करना है, हमने पढ़ना है, तो आप उन्हें कल ज्वाइन करा सकते हो। जो भी नए बच्चे कल आएंगे वो नया चैप्टर आराम से समझ पाएंगे, उन्हें क्लियर होंगी सारी बातें, ठीक है। फिर मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, जो बच्चे कह रहे थे सर फीस कैसे देनी थी, वो आप एक बारी और बता दो। तो मैंने कहा था आप पेटीएम से फीस दे सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है जी। फीस कितनी है उस बारे में मैंने आपको बताया था, ऑफिशियली हमारी इंस्टीट्यूट में 1000 रुपीज फीस है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम ये फीस नहीं ले रहे हैं, ये फीस नहीं ले रहे हैं आपसे। लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक आपकी मंथली फीस 800 रुपीज पर मंथ है, ठीक है जी। तो वो आपको या तो पेटीएम से देनी है, इस नंबर पे देनी है। जब भी फीस दोगे, फीस देने के बाद उसका स्नैपशॉट लेके एक मेरे को व्हाट्सएप जरूर कर देना, ताकि मैं उसे अकाउंटेड कर दूं इस बच्चे की फीस आ चुकी है, ठीक है भैया। 800 रुपीज जैसा आपको मंथली फीस देना है, ठीक है। और जो ना दे पाए पेटीएम से, वो जैन बुक डिपो, बुक डिपो पर सुबह 9 से 12 किसी भी टाइम जाकर फीस दे सकते हैं। वहां से आप स्लिप ले लेंगे, वहां से जो स्लिप मिलेगा उसका भी फोटो आप खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, तो आपकी फीस की एंट्री मैं कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बात तो ऐसे हो गई। और बात मैंने कही थी, आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो फीस ना दे पा रहा हो, किसी को बहुत तकलीफ आ रही हो, कोई गरीब बच्चा हो, वो मेरे से फोन पे बात कर ले, ठीक है भैया। तो उसको हम वैसे भी एडजस्ट कर लेंगे कि अभी नहीं तो 10 दिन बाद 20 दिन बाद जैसे दे पाएगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दो जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर लेना, वो एडजस्ट मैं कर लूंगा आपको, ठीक है जी। खैर अभी के लिए लीव करते हैं, अभी के लिए लीव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास कल है, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अनम्यूट किया है मैंने आप लोगों को, अनम्यूट किया है। आप में से कोई कोई कुछ कहना चाह रहा है तो कह सकता थैंक यू है। सर। कौन सा होगा ओके वेलकम। नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर दोस्त मेरा मन तो पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कराने का है। ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में, नहीं थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ है, ठीक है जी। तो फोर्थ ही करेंगे वैसे तो, ठीक है। जिस ऑर्डर में होना चाहिए मैं उसी ऑर्डर में कराऊंगा, ठीक है। और कोई बात? चले सर। हाँ जी। सर जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखा है सर जी, उसके नीचे जो आर, सर वो आर लिखा है। हाँ आर का मतलब क्या है वो समझो आप। 10 और कॉट के जो आंसर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं, और इन सारे नंबर को तो हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दें, कैपिटल आर से, ठीक है। ओके तो सर, इसलिए हमने यहाँ आर भी लिख दिया। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर सेक और कॉस्टेक में यू का मीनिंग क्या है? सेट्स में यू का मतलब यूनियन, अच्छा यहीं पर लिखा था मैंने, यू का मतलब यूनियन है। अब यूनियन का मतलब समझो, बस यूनियन बोलते हैं मतलब क्या है। यूनियन का मतलब, जैसे हम 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, याद करो, प्रोबेबिलिटी में कहीं एक लैंग्वेज में और लिखा आता था, तो मैं और आपको एक ऐसे बताता था, शादी का पंडाल सब खा लो रिपीट ना करना, है ना। Yes. इसे हम यूनियन कहते हैं। मतलब और का मतलब दोबारा ध्यान देना, मतलब सब लेना है, रिपीट नहीं करना। ये सब कुछ हो सकता है, ये वाला ग्रुप भी आंसर, ये वाला भी, रिपीट नहीं करना, इसी को हम यूनियन कहते हैं। ओके भैया, थैंक यू। और बस चले, चलिए थैंक यू। थैंक यू भैया। Thank you, sir. ओके जी ओके।